हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो बच्चा बड़ी एक बार फटाफट से जल्दी से क्लास में जोड़ेंगे। टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो फिलहाल आप सभी लोग आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कल आपकी क्लास क्यों नहीं हुई थी। क्योंकि शायद आपको अनुसन ने बता दिया होगा। तो एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। चलिए जी। तो टॉपिक शुरू होता है आज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको आप बोलते हो ऑकलन के अनुप्रयोग। तो कितने ऐसे साथी हैं जिनको ऑकलन आ चुका है, यानी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आ चुका है? और अगर ये कंफर्म है या अगर आपकी यह क्लियर है, तो फिर आज इस टॉपिक में शुरू करते हैं और मज़ा आने वाला है। बेशक ये जानदार ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। ठीक है बच्चा, तो अभिषेक कुमार, रवि, यतेंद्र, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे, भारत माता की जय। तो एक बार फटाफट से आग लगा दो। बिना आग के मेरे दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। और आपको पता है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ेंगे। चलो, बढ़िया। तो बच्चा सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें, है ना? इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपको कवर करने होंगे। ठीक है, आइए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करते हैं। हालांकि पढ़ाना तो सब कुछ ही है, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा टॉपिक में कंटेंट क्या है, किस पर फोकस करना है। तो इस टॉपिक में कंटेंट क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, कंटेंट क्या है तो आप ये देखो। सबसे पहले जो है हमें पढ़ना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज। कौन सा? सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ये फार्मूले पे डिपेंड करेगा कि किसी के एरिया में अगर इतना परिवर्तन हो रहा है तो उसकी भुजा में कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दर। ठीक है, ये नंबर दो इसी में आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका मतलब है स्पर्शी, स्पर्शी तथा अविलंब। स्पर्शी और अविलंब के बारे में जानने वाले हो। समझ गए? नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि आप पढ़ोगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखोगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको आप बोलते हो हिंदी में वर्धमान, वर्धमान व ह्रासमान, व ह्रासमान, वर्धमान व ह्रासमान। एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब फोर्थ नंबर पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि इम्पोर्टेंट एक दो ये तो है ही इम्पोर्टेंट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा ये बताओ एक बार फटाफट से कमेंट करके, कितने लोगों ने जो अभी एक शॉर्ट वीडियो आया था, किसका शॉर्ट वीडियो था वो आपका?
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कितने लोगों ने देखा था उसको? अगर आज पता चल जाएगा कितने लोग देखते हैं उसको। जो एक अभी मैंने शॉर्ट्स बनाकर दिया था, एक शॉर्ट आया था ना कि नहीं आया था? उस शॉर्ट में आपने क्या देखा, क्या समझा था? देखा था? तो ये बताओ, ये कौन सी प्रायोरिटी का टॉपिक था? किस प्रायोरिटी में मैंने इसको रखा था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को किस प्रायोरिटी में रखा था? क्या मुझे आप ये बता सकते हो? मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को किस प्रायोरिटी में रखा था? मैंने कहा था लेस प्रायोरिटी, बोला था ना। लेस प्रायोरिटी का मतलब ये है कि इसमें ना हमें ज्यादा जो है एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है वो तो फोकस करेगा ही करेगा, हालांकि फोकस तो सभी करना है, लेकिन उनके लिए ज्यादा आसान बन जाएगा जो केवल मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं। बाकी अदर स्ट्रीम के बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा जो है एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन यकीनन ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन समझाने का प्रयास करूंगा, आपको आ ही जाएगा। चलिए, तो फिलहाल हम फोकस करते हैं रेट ऑफ चेंज पर। तो पहला टॉपिक जो आता है वो है आपका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बोले तो परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। चलो जी आओ। परिवर्तन की दर वही है जो आप बोलते हो, जैसे मान लो हमने y में x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन कर दिया, या मैंने किसी एरिया में समय के हिसाब से परिवर्तन कर दिया, या मैंने किसी की त्रिज्या में r, r बोले तो रेडियस में समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर दिया, या मैं ये भी कह सकता हूँ किसी की भुजा में समय के हिसाब से परिवर्तन कर दिया, dx अपॉन में dt। ठीक है। या मैंने किसी की वेलोसिटी में, वेग में समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर दिया। अभी एक बात बताओ जरा, आपने फिजिक्स में पढ़ा था, क्या फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर मुझे चाहिए एक्सीलरेशन यानी कि ए हमारा क्या है, त्वरण है, तो त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण का मान होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होता है। फिलहाल देखो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि ये कोई मतलब ऐसी बीमारी तो नहीं है कि पता नहीं कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है। तो ठीक है, तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल मुझे जीवन पर्यंत देखने पड़ेंगी कि अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से सही है ना, नहीं कह सकता। और और बाकी मैं ये भी नहीं कह सकता कि प्रॉपर तरीके से मतलब बीमार है, ऐसा भी नहीं है। वो चीज़ें जो है ना वो अप डाउन हो रही हैं उससे, तो ये पता नहीं चलता है कि कब क्या है, कब क्या नहीं है। वही है, तो मतलब रैंडम चीज़ें हैं ये, है ना। वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। चलिए आइए। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि डिस्प्ले, सॉरी, पहले हम पढ़ते हैं वेग। वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वेग, हिंदी में बोलते हो वेग। और वेलोसिटी बराबर में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी समय, समय सॉरी, दूरी, दूरी को बोलते हैं एक्स से, और दूरी परिवर्तन बटे में समय, ये होता है हमारा वेग। लेकिन अगर मुझे चाहिए एक्सीलरेशन, चाहिए एक्सीलरेशन चाहिए, जिसको आप हिंदी में बोलते हो त्वरण। क्या बोलते हो आप हिंदी में? क्या कहते हो? त्वरण कहते हो। हिंदी में क्या बोलते हो? त्वरण बोलते हो इसको, त्वरण। त्वरण को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब ए बराबर में क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, समझ गए? तो ये चीजें हैं हमारी समय परिवर्तन के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, नहीं फोन नहीं मिला है भाई, नहीं। आज मेडिकल था, हाँ।
लेकिन आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कल सुबह पहुंचूंगा, मतलब आज मैं निकलूंगा तब मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। तो जितने भी बच्चे जो कल जिनका मेडिकल होना है उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आता हूँ फिलहाल। अब इनके कुछ फॉर्मूले लिख लो जरा, है ना। कुछ आपको फार्मूले देखने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं फार्मूले का यूज किया जा रहा है, यूज होगा और यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना उनमें हमें देखना पड़ेगा ऐसा ही। तो देखो फार्मूला नंबर 1 क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, आप बस समझते जाना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है कि घनाभ का आयतन। घनाभ, घनाभ का मतलब तो आप जानते ही होगे। घनाभ एक होता है घन, एक आता है घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है फार्मूले में। नंबर 2, या इसी में मैं ये पूछता हूँ कि बताओ सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। नंबर 3, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। नंबर 4 पॉइंट, अगर आपसे बोलें कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। नंबर 5, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल। नंबर 6 पॉइंट, ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके है। सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका मतलब है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है, चलो इनको पहले आप लिख डालो, है ना। सारे सारे फार्मूले आप लिखो। बताओ किसी को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड मतलब एक तरीके से आप घन देख सकते हो, यहाँ पर हम कहाँ से क्या दिखाएं, क्या दिखाएं आपको। हम्म, जैसे मान लो ये एक किताब है, ठीक है, ये कोई एक किताब है और इस किताब में अगर देखा जाए तो ये घन है, एक घन का काम करेगी, जिसमें हाइट भी हो, जिसमें लेंथ भी हो और जिसमें ब्रीथ भी हो। तो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, अभी सब कुछ बता रहा हूँ, परेशान ना हो, रुक जाओ, वेट करो आप। हम्म, तो इसमें क्या हो जाता है एल बी एच, जिसमें लंबाई लेंथ भी हो, ब्रीथ यानी चौड़ाई भी हो और हाइट भी हो। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनाता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच एंड प्लस में एल एच, ये बोलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एरिया ऑफ अ सर्कल तो आप लोग जानते होगे पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई एंड आर। इसके बाद में एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है एल मल्टीप्लाई वी, ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला भी और भी हैं इसमें। 7 नंबर से स्टार्ट करूंगा, पहले ये नोट डाउन कर लो फटाफट। 7 नंबर, 7 नंबर पे आता है सरफेस ऑफ,
सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब जानते हो ना, बेलन, बेलन का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ का 8 नंबर यहाँ पे लिख दो। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नंबर 9, वॉल्यूम, सिलेंडर हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन। नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ये स्पेयर क्या है? स्पेयर, शंकु बोलते हैं इसको, नहीं, कौन शंकु है? स्पेयर का मतलब क्या होता है यार? एक बार हिंदी में बोलो जरा, इसका स्पेयर में मतलब क्या होता है? 11 नंबर, 11 नंबर है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। 12 नंबर, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। मैंने इतने सारे फार्मूले लिखा दिए हैं, आप जो जैसा समझ में है वैसे। स्पेयर मतलब गोला, ओके, गोला होता है, हाँ यही तो वो यहाँ पर बोल रहा है सरफेस ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का पृष्ठ कितना होता है, तो आप कहोगे बेलन का पृष्ठ होता है 2πRH, 2πRH। इसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो πr²H, πr²H, πr² और H। अब यहाँ पर बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का मतलब आप जानते हो शंकु, कोन का मतलब क्या होता है? शंकु होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3, 1/3 πr²H, 1/3 πr²H। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का, गोले का क्या बोल रहा है? आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 πr³ πr³, हाँ सही है, πr³। और यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ये थोड़ा सा ना इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसका और भी चीजें दी जाती हैं, जरूरी नहीं केवल पिरामिड। अगर आयतन निकालना है तो इसका एरिया भी निकाला जा सकता है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब है आधार का, और इनटू में हाइट, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, एक मिनट रखना। इसमें हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो कुल मिलाकर ये 12 फार्मूले आपके हो गए हैं, ठीक है। एक बार हिंदी लिख दो। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, बेलन का पृष्ठ क्या होता है? ब्लेंडर, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होता है? शंकु आयतन क्या है? गोले का आयतन क्या है? पिरामिड का आयतन क्या है? पिरामिड का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? सारे लिख डालो, ठीक है, बोल तो रहा हूं, लिखो ना। वॉल्यूम मतलब आयतन, मैं नहीं लिख पाऊंगा दोनों लैंग्वेज, यार बोल रहा हूं तब भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, लिखो ना आप लैंग्वेज। सरफेस ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है बेलन का पृष्ठ, सरफेस मतलब पृष्ठ। बेटा रवि, वो ना पीडीएफ यार क्या हो गई थी, वो पीडीएफ करप्ट हो गई थी। करप्ट का मतलब जानते हो ना, कि सेव होने के बाद में वो करप्ट हो जाना, मतलब सपोर्ट ना कर पाना। हालांकि मैंने ओपन करके तो देखा था, लेकिन बन नहीं पाया वो। एक क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, सभी लोग ध्यान दें। पिरामिड का तो पिरामिड ही रहता है ना,
हाँ? प्रकट हो एनकाउंटर बाबा। आहा हा, प्रकट हो जल्दी से तुम सवालों के करता, तुम छात्रों के संकट हरता। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट, द एरिया ऑफ अ सर्कल, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट, with respect to its radius, with respect to its radius r at r equal to 6 सेंटीमीटर। आओ पहले अब इसको थोड़ा सा ना आपको सिस्टमेटिक करके क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी एक बार हिंदी लिख दो। हिंदी ये कहना चाहता है, त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, मतलब लिख दो यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष, और आंसर बताओ इसका। त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, मतलब इसके एरिया में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन की दर क्या है, परिवर्तन की दर क्या है जब r बराबर में 6 सेंटीमीटर हो। तो कुल मिलाकर किस में परिवर्तन करना है, इसके एरिया में। सबसे पहली बात तो मेरे भाई ये बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के एरिया का, यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें किसके सापेक्ष करना है, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष का मतलब है हमें आर के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, औकलन करना होगा। अब जब आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो पाई नियतांक है, लेकिन आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। लेकिन एक्चुअल में आपको आर का मान दिया जा रहा है 6, तो जब 6 दिया जा रहा है तो 6 को यहाँ पुट करोगे, तो ओवरऑल इसके जो एरिया में परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, तो आपने कहा 12 पाई। तो इतना आपके, मतलब इस सर्कल के एरिया में परिवर्तन आने वाला है। तो आप सभी का जो आंसर है इतना आया है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ, द साइड ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग at the rate, at the rate of, in increasing, is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछा ये जा रहा है दी रेट ऑफ, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ विच एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज लिख दो, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया
an area when side when side is 10 सेंटीमीटर। अब इसकी हिंदी देख लो, हिंदी क्या कहना चाहता है जरा एक बार देखो। नहीं, यूनिट यूनिट ना होगी, बस ऐसे ही होगा। अगर अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो फिर आप यूनिट निकाल देना। देखो इसमें यूनिट क्या बनेगा, परिवर्तन की दर है। पहली बात तो इसमें यूनिट नहीं बनने वाला है, आर से आर कैंसिल है तो यूनिट कुछ बचे ही नहीं, हम किसके भी हाफ में यूनिट लिखेंगे, है ही नहीं कुछ, है ना। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसने क्या बोला है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की भुजा में परिवर्तन की दर बतानी, परिवर्तन की दर दी जा रही 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसके एरिया में परिवर्तन की दर क्या होगी, चलो आओ। तो समबाहु लिख लो, समबाहु त्रिभुज की भुजा में भुजा में परिवर्तन की दर, भुजा में परिवर्तन की भुजा में परिवर्तन की दर कितनी दी जा रही है, परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड है। तो इसके क्षेत्रफल में तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, क्या होगी जब जब इसकी भुजा जब इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जब इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। चलो भाई करो क्वेश्चन। आर का आर स्क्वायर का 2r कैसे हो गया भावना, बेटा डेरिवेटिव अवकलन आपने सीखा था कि अगर हम x की पावर में 2 करते हैं तो इसका अवकलन क्या होता है, पहले 2 आए फिर एक पावर कम कर दोगे तो यही होगा ना 2x, तो उसी प्रकार से आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा। चलिए भाई इसमें बताइए कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहली बात, आप समबाहु त्रिभुज का जो है ना, समबाहु त्रिभुज का ना क्या करना है आपको, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 इंटू में एक्स का स्क्वायर है, √3/4 इंटू में एक्स का स्क्वायर होता है, ये आपका होता है एरिया। मैंने क्या बोला, ये आपके एरिया का फार्मूला है, मतलब समबाहु त्रिभुज में। लेकिन इसने ये भी कहा है कि इसकी भुजा में परिवर्तन की दर दी जा रही है, भुजा में परिवर्तन की दर मतलब dx अपॉन में जो dt है वो हमें दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, आपने कहा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। लेकिन इसके परिवर्तन, इसमें ना इसके एरिया में परिवर्तन की दर क्या है, एरिया मतलब ए, तो ए में हमें क्या करना है, ए में हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो √3/4 ये तो हमारे पास में नियतांक मान है, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, लेकिन हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx अपॉन में dt भी आएगा। अच्छा, इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी जा रही है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेना। x बराबर में कितना है, 10 सेंटीमीटर है, x बराबर में कितना है, आपने कहा 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो जाएगा, दो से ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2, और x का मान आपको 10 दिया जा रहा है, और dx/dt का मान ऑलरेडी आपके पास में 2 है, तो कुल मिलाकर ये कितना आएगा, 10√3, 10√3, 10√3, जितने लोगों का भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है,
चलो अब तुम्हें ना अप्रोक्सीमेशन बताना है। हालांकि आपने ये तो समझ लिया होगा कि क्वेश्चन किस आधार पर बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं का बनेगा, वो हो सकता है समबाहु त्रिभुज की जगह पर वो कोन का बना कर दे दे, स्फीयर का दे दे, तो तुम्हें टेंशन नहीं है। फार्मूले अगर पता है तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अभी ना मैं तुमको सिखाने वाला हूँ अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन भी कैसे बनता है, यानी सन्निकट मान का भी क्वेश्चन बनता है, और किस तरीके से करोगे वो समझना पड़ेगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं अप्रोक्सीमेशन का, चलो हाँ देखो, एप्रीमॉक्स एप्रीमो अप्रोक्सीमेट, तो क्वेश्चन आपका ये है, दी दी अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है कि हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं? दी अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब, यही लिख दो, ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, एक्स मीटर, एक्स मीटर, caused by increasing, caused by caused by increasing at the rate, caused by increasing the side, caused by increasing the side 3%, 3%। अब तुम ना समझ पाए इसकी, एक बार अब इसकी हिंदी लिखो। हिंदी ये कहना चाहता है कि घन के आयतन, घन के आयतन में सन्निकट, सन्निकट बदलाव क्या है, सन्निकट बदलाव क्या है, सन्निकट बदलाव क्या है? तो घन के आयतन में सन्निकट बदलाव क्या है? जब घन की भुजा x है, जब जब घन की भुजा x मीटर को 3% बढ़ा दिया जाए, जब घन की भुजा, जब घन की भुजा x को 3% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अच्छा ये बताओ कितने लोग जो हैं इसको पहली बार पढ़ रहे हैं सन्निकट मान को, मैथ्स स्ट्रीम का बच्चा? क्योंकि बाकी स्ट्रीम के तो बच्चे जो हैं वो तो ओवरऑल आपको ही पता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल, एल का क्यूब कर दो, ठीक है, लिख दो उसको, एल का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है जितनी आपके पास में लंबाई है उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ही हाइट होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी। तो जो भी सन्निकट मान को पहली बार पढ़ रहा है वो तो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ेगा सीखेगा, लेकिन जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोई कह रहा है 5वीं बार पढ़ रहा हूं, तो एक बार 5वीं बार पढ़ रहे हो तो इसको करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आप इसको लेके जाने वाले हो। देखो समझो, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इससे निपटते हैं। कह रहा कि घन की भुजा एक्स को 3% बढ़ा दिया जाता है। तो 3% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब होता है 3/100, 3/100 मतलब 3/100। और किसमें बदलाव होता है? एक्स का। तो देखो बड़े ध्यान से दोबारा बताता हूं, ये जो 3% हुआ है ये बढ़ाया गया है, किसका बढ़ाया गया है? भुजा, भुजा कौन सी? एक्स। तो एक्स का 3% जो है आपने बढ़ा दिया। 3% क्या होता है? आपका इंक्रीज करता है। तो
3% को फ्रैक्शनल वैल्यू में लेके जाओगे तो 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 3 में अगर 100 का आप डिवाइड भी करते हो तो कितना मिलेगा 0.03x। तो ये आपने बदलाव किया है, इतना आपने भुजा में क्या किया, इतना आपने भुजा में बढ़ाया है, बदलाव किया, बढ़ा दी भुजा, इतनी भुजा बढ़ा दी। मान लो अगर 10 मीटर होगी तो 10 का 3% कितना हो जाएगा 3, तो 0.3 इतना बढ़ा दिया आपने। तो ये आपने बदलाव कर दिया है इसकी भुजा में। तो भुजा में बदलाव होने का मतलब है डेल्टा ऑफ एक्स, इसको ही बोला जाता है कि जो भी आप इसके एरिया में या जो भी आप इसकी साइड्स में जो आप बदलाव करते हो, है ना, चेंज करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो, वो मेरा कहलाता है क्या, डेल्टा ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो एक बार। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, घन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब भुजा क्यूब, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। समझ गए भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब साइड क्यूब। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी, और साइड आपको दी गई है एक्स, तो एक्स का हो गया क्यूब। लेकिन मुझे बदलाव चाहिए किसमें, आयतन में। आयतन में बदलाव करा रहे हो तो इसका मतलब है हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले हैं। अब टी के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3x², और साथ में कितना आएगा dx अपॉन में dt। तो ये जो dx अपॉन में dt है, इसका मतलब ये कि आपने बदला कितना है, dx अपॉन में dt ही आपको क्या डिसाइड करके दे रहा है कि आपने भुजा में कितना बदलाव किया। चेंज, भुजा में बदलाव, भुजा में बदलाव, भुजा में बदलाव, और भुजा में बदलाव हमें कितना मिल गया 0.3x। तो भुजा में बदलाव क्या बोलता है, वो ये बोलता है। ये मेरे पास भुजा में बदलाव हो गया। बोलो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, जल्दी बताइए फटाफट। जो साइड में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 0.03x, या हम इसको डेल्टा ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी dx/dt, इसको हम डेल्टा ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम मतलब है। आओ भाई वैल्यू उठाओ, पुट कर दो। तो घन के आयतन में जो बदलाव आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, और x का मान आपको कितना दिया जा रहा है, सर x का मान तो x ही है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, 3 इंटू में x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 0 इंटू में 3x, ये आया आपका। तो बस आंसर बता दो। 3 का 0.3 में मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 0.09 और एक्स क्यूब, इतना इसके आयतन में बदलाव होगा। बहुत बढ़िया। बताओ, मजा आया? चलिए, और जिसको नहीं आया मजा तो उसको एक एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करो आप, फिर शायद मजा आ जाए आपको। आज का टाइम दे दो बस, अमन आज का टाइम दे दो, ठीक है? हम्म, चलो आओ, एक और प्रश्न हो जाए सीधा। तो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं कि यदि y बराबर में है x की पावर 4 माइनस का 10, इफ इफ x चेंज फ्रॉम, इफ x चेंज फ्रॉम, इफ x चेंज फ्रॉम 2 माइनस का 1.99 इक्वल टू 0.01, ठीक है? तो बोल रहा है व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज इन y। तो y में परिवर्तन कितना होगा,
वाई में परिवर्तन कितना होगा। देखो मेरे भाई, सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि ये मेरे पास एक फलन दिया जा रहा है, इसमें हमें बदलाव चाहिए, तो डी वाई अपॉन में डी टी समय के रिस्पेक्ट में हमें बदलाव करना है, तो ये बन जाएगा 4x3। 4x3 बन गया जी, बन गया। साथ में कितना आ जाएगा, अगर 4x3 अगर ये आया है तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, समय के हिसाब से अगर बदलाव चाहिए तो ठीक है, आओ। इनटू में डी एक्स अपॉन में डी टी, समझो मेरी बात, तुम समय के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और बाई मतलब कितना हो रहा है वो देखो। तो 4 एक्स की वैल्यू क्या है, देखो मेरे पास में टोटल एक्स था इतना, और उसमें से मैंने इतना घटाया, तो रिजल्टेंट कितना बना, इतना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा ऑफ एक्स का मान ये हो जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, कोई वैल्यू दो थी, उनमें से मैंने 1.99 खत्म कर दिया, तो जो भी परिवर्तन हुआ एक्स में, वो परिवर्तन कितना हुआ, 0.01। ये डेल्टा ऑफ एक्स आया है। डेल्टा ऑफ एक्स का मतलब है यही है डी एक्स अपॉन में डी टी का मान, मतलब भुजा में परिवर्तन जो हुआ वो इतना हुआ है। एक्चुअल में भुजा कितनी थी, आपने कहा दो, तो इसका मतलब है दो का हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, और इसका मान आपको दिया जा रहा है 0.001। दो का क्यूब बोले तो होता है 8, 8 चौको 32, 32 में गुणा कराओगे 0.01 का, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना होगा। तो अगर 32 का एक के साथ मल्टीप्लाई करा भी दिया तो ये तो 32 ही बनेगा, और दो अंक के बाद में दशमलव, तो 0.32। ये आपके पास बदलाव आया है। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हुई हो तो जल्दी बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत आई। अंशी, हाँ होता है। इसने देखो सीधी सी बात ये बोली कि कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू में मैंने इतना घटाया तो रिजल्टेंट ये मिला है, मतलब कोई वैल्यू में हमने बदलाव किया तो बदलाव ये आ गया, तो जो बदला है, जो चेंज हुआ है, वो चेंज होने का मतलब है डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा ऑफ एक्स का मतलब कि डी एक्स बाई डी टी, ये आपको पता है सन्निकट की कहानी जा रही है। ये जो जिस वैल्यू से जो भी हमने घटाया है, वो वाली वैल्यू जो है वो मेरी एक्स की कहलाती है, जो मेरे पास भुजा होगा। ठीक है। हिंदी में क्या ही लिखूं, हिंदी में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यदि y बराबर में x इतना है, तो यदि x में परिवर्तन दो से इतना दिया जा रहा है, तो बताओ इसमें y में परिवर्तन क्या होगा। y में परिवर्तन मांग रहा है। इस संडे आपका वन शॉट है, ठीक है, संडे जो है वो आपका वन शॉट है। हेडिंग डालो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, वर्धमान तथा ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान क्या कहलाता है, वर्धमान और ह्रासमान समझने का प्रयास करना, मजा आ जाएगा। सैटरडे की क्लास
होगी। सैटरडे में क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो टी के सापेक्ष डेरिवेटिव किया है तो एक्स की पावर में 4 x की पावर 3 कैसे किया? बेटा देखो ऐसा है, हमने आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, लेकिन आपके दो वेरिएबल ऐसे होते हैं, वो किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो आप, जैसे एक्स है या वाई है, एक्स वाई का चाहे आप ए के सापेक्ष अवकलन कर रहे होगे तब भी एक्स और वाई का होगा। तो केवल दो ही वेरिएबल ऐसे हैं, अगर ऐसे ऐसे समझो, सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लो, तो एक्स और वाई का अवकलन हर एक के सापेक्ष होगा। समझ गए? संडे को 1 शॉट क्लास है सुबह 9 बजे से, स्ट्रेट लाइन की। चलिए, वर्धमान ह्रासमान कैसे जानते हैं? वर्धमान ह्रासमान जानने के लिए कोई एक फलन आपको दिया जाता है एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स। ये जो फलन है एफ एक्स, ये बहुत कुछ बतलाएगा। कैसे, सुनिए। एक तो यूं आएगा और एक आपकी गाड़ी ऐसे भागेगी। अगर हम जब इसका अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, या डेरिवेटिव करने के बाद इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आती है, ठीक है जी, यहां पर अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के बाद इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, क्या आता है, 0 से छोटा, तो आइए जरा, ये क्या बना कर देता है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा होने का मतलब है स्ट्रिक्टली, क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, मतलब निरंतर वर्धमान करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिख दो, निरंतर वर्धमान, क्या, निरंतर वर्धमान, ये हो गया। अगर ऐसा आता है तो ये करेगा इंक्रीज ओनली, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? समझ गए? हम्म। ये क्या होता है, ये डिक्रीजिंग का काम करता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, नुकसान हो गया। टाइम यही रहेगा, 9 बजे क्लास होगी, तो 9 बजे क्लास वहाँ पर भी होगी। संडे को सुबह 9 बजे मिलते हैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पर। जो भी थोड़ा बहुत हमारा रह गया था, द पॉइंट में क्या रह गया था, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये रह गया, तो वो मैं वहाँ पर कवर कराऊंगा। पहले उससे स्टार्टिंग करूंगा, फिर स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए आइए। अभी पढ़ाया नहीं गया है तभी तो 1 शॉट कवर कराऊंगा, पढ़ाया नहीं गया है पगलाइट आदमी। चलो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानते हैं, इंक्रीज कैसे करता है। तो आइए पहले बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ पे। साइन एक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जानते हैं, साइन एक्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है, होता क्या है। मैंने कहा कि ये आपके पास में एक वाई एक्सेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि यू आपके पास में वाई हो गया, क्या हुआ, वाई। चलो, इसका ग्राफ कैसे भागता है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे करके, ठीक है, यूं आएगा फिर ऐसे भागेगा ऐसे। ये साइन का ग्राफ है। यहाँ पर पॉइंट आप जरूर लिख दो, 0 होता है, और जहाँ कट करता है वो पाई होता है, जहाँ कट करता है वो 2 पाई हो जाएगा। कट करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन पर -पाई, नेगेटिव डायरेक्शन पर माइनस का 2 पाई। हालांकि ये आगे बढ़ता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, कहीं तक जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाला है। देखो, 1 शॉट क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर हम एक एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा सारे कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे, और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे। समझ गए बात? तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, बैकलॉग वहीं से कवर हो जाएगा। तो ये आपका साइन का ग्राफ है। चलो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, चलो और भी पॉइंट लिख दो। यहां पर क्या होगा, यहां पर होता है 90 पाई/2, यहां पर क्या होता है तो आपसे आप बोलोगे इसका 3 पाई/2, यहां पर क्या होता है तो आप बोलोगे माइनस का 90 यानी माइनस का पाई/2, यहां पर क्या होगा तो माइनस का 3 पाई/2, आधा कर दो, है ना, ये है।
अब अगर बच्चा मैं ये बोलूं कि ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, तो मेरे हिसाब से ग्राफ में मैंने दो चीजें बनाई, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया। तो ये ग्राफ इंक्रीज करता है कि ये इंक्रीज करता है? दोनों में इंक्रीज कौन कर रहा है? तो आप कहोगे ये वाला। बोलो क्यों? क्योंकि ग्राफ को हम हमेशा देखेंगे लेफ्ट से राइट। कहां से? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर ये ग्राफ देखो लगातार बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर यहां से क्या हो रहा है? ये घट रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो आपको जब भी ग्राफ देखने हो, ग्राफ को जब भी देखने का जो तरीका होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। जब बाएं से दाएं जाओगे तो वो ग्राफ में ऑटोमेटिक बता देता है कि ये बढ़ेगा या घटेगा, ये क्या काम होगा। समझ गए? हम्म। तो करेंगे क्या, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताओ, अगर x का जो मान है वो बिलोंग करता है 0 से लेके पाई तक, तो ये बताओ फलन कैसा होगा? या x का जो मान है वो -90 से लेके 90 तक जाता है, तो ये इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? या x की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस पाई से लेके माइनस का पाई/2 तक जाता है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो सुनते जाना। इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि हम जा रहे हैं 0 से पाई, तो 0 से पाई जाने पर ये ग्राफ यूं बन रहा है। तो बच्चा अगर हम देखते हैं 0 से पाई जाने पर 0 से पाई/2 तक तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन यहां से इसने घटना स्टार्ट कर दिया। तो यानी आधी दूरी पर तो ये बढ़ा है, लेकिन आधी दूरी पर ये घट रहा है। समझ गए? तो 0 से पाई जाने पर आपका ग्राफ आधा डिस्टेंस जो है वो बढ़कर देता है और आधा डिस्टेंस आपका घट जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेके पाई के मध्य में, या ये तो नीदर इंक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो ना तो ये घटता है ना ही ये बढ़ता है, सीधी सी बात है क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए ना। अब जैसे -90 से लेके +90 तक है, -90 से लेके +90 तक है, तो -90 और +90 अगर आप देखोगे तो ग्राफ यू बढ़ रहा है, ग्राफ लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये इंक्रीजिंग। अब वहीं मैं बात करता हूं -पाई से लेके पाई/2 तक, तो -पाई ये है और -पाई/2 ये है। तो ये ग्राफ देखो लेफ्ट से राइट जाने पर नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये क्या करेगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया। बोलो क्या मेरी बात समझ पाए आप? कि किसी ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कि ये फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सर पढ़ाया क्यों? हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि पढ़ा क्यों रहे हो फिर। भैया ये पढ़ा मैं इस वजह से रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इसका एप्लीकेशन जरूर यूज होगा, साइन एक्स का कहीं यूज किया जा सकता है। समझ गए? दिव्या बेटा हो जाएगा। दोबारा मैं बताता हूँ, संडे को सुबह 9 बजे यूट्यूब पर आपकी वन शॉट क्लास होगी। टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन। अप्रोक्सीमेट क्लास की जो टाइमिंग जाने वाली वो जाने वाली 5 से 6 घंटे के तकरीबन। अगर छोटी होगी तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आराम से क्लास लेने के बाद में सो जाना, पैर फैला के चादर ओढ़ के बढ़िया तरीके से। कोई कुछ करना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रिवीजन तो क्या ही करते हो, लेकिन देख लेना भाई। बाकी अब किसी का कोई डाउट ना हो, ना ही कोई पूछेगा। अगर दोबारा पूछा तो कान के नीचे को खतरनाक तरीके से जब जड़ दूंगा, और इससे ना पूरा जो एकदम तरीके से गाल लाल और कानों से धुआं निकल जाएगा। हाँ, फोकस करो क्लास पे।
तो जो काम साइन करता है बिल्कुल सेम काम कॉस भी करेगा, तो साइन और कॉस का ग्राफ साइन और कॉस के लिए सेम है। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है वो भी मैं बताता हूं। कॉस का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, यूं भागता है ऐसे करके, यूं भागता है ऐसे करके। तो मैं यहाँ पर पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये तो जीरो ही है, और यहाँ पर माइनस का ये पाई बाई टू होता है, यहाँ पर पाई होता है, ये पर कितना होता है 3 पाई बाई 2। तो दोनों में अंतर देखना, ये क्या होता है माइनस का पाई बाई 2, ये क्या होता है तो आप कहोगे यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ पर क्या होता है माइनस का 3 पाई बाई 2। तो मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि साइन वाला ग्राफ 0 पाई 2 पाई माइनस पाई और माइनस का 2 पाई पे जाता है, लेकिन ये पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 पर कट करता है। चेक आप ऐसे ही करोगे। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन कराता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझो। बोल रहा है दी इंटरवल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। द इंटरवल इन विच द इंटरवल इन विच द इंटरवल इन विच y बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ये इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा इंटरवल, या तो आपसे कोई वैल्यू पूछ सकता है कि अगर यहाँ पर इंक्रीज करता है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, या वो इंटरवल पूछ लेता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा प्रश्न तो यही है कि ये कहाँ पर इंक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन लिख दो -2, 0। दूसरा ऑप्शन लिख दो क्या, दो इनफाइनेट। तीसरा ऑप्शन लिख दो 0 से लेके 2। और चौथा ऑप्शन लिख दो माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक। अब आप मुझे बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले केस में आपने क्या सीखा था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में आपने ये सीखा था कि जब भी कोई फलन दिया जाएगा उसका औकलन करोगे, सबसे पहले उसका औकलन करोगे। तो ठीक है, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई ये क्या बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। लेकिन आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक फलन ये अलग है, ये फलन एक अलग है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से टूटेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर को शांत रखो, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन एक्स के साथ में -1 जुड़ा हुआ है तो इसमें -1 भी आएगा। फिर क्या करोगे प्लस का साइन। अब सेकेंड को शांत रखोगे तो ई की पावर माइनस एक्स शांत रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अंडा गया तो कह रहे हैं सर पी वाई क्यू कब कराएंगे। पहली बात तो आप लोग सोते रहते हो, समस्या इस बात की है मैं क्लास में ओवरऑल पहले से ही पी वाई क्यू लेकर चल रहा हूँ। क्या आपको क्लास कल की देखी, परसों की देखी थी आपने। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन नहीं थे, जब हमने डिफरेंशिएशन कराया था उसमें नीचे क्वेश्चन नहीं थे उसके, थे ना। तो फिर और जो नहीं है, जो हमने नहीं करा पाए, वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वन शॉट में हो जाएंगे। जी आपके पास में आया। आओ थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो इसको, डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से एक्स कॉमन करो। एक्स इंटू ई की बार माइनस एक्स आपने कॉमन कर लिया है, बच गया माइनस में एक्स, और यहाँ बच गया 2, तो 2 माइनस में एक्स ये आया। कितना आ गया 2 माइनस में एक्स। अब आप ये देखो कि कहाँ पर ना ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब है मुझे जीरो से बड़ा चाहिए, तो इसका मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, बस ध्यान रखना। इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। समझ गए, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब जीरो से बड़ी करने के लिए हमें एक्स की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, जो इसका मान जीरो से बड़ा है। समझ गए,
तो क्या करना पड़ेगा, आप बड़े ध्यान सुनो, हम सीधा इनकी वैल्यू उठाकर चेक चेक करके देख लेते हैं। मैंने कहा -2 और 0 के मध्य में -1 होता है, तो -1 को जब मैं उठाकर यहां रखूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहां रखोगे माइनस माइनस तो प्लस में 2। तो ये देखो, पावर वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर वाले से तो मुझे मतलब ही नहीं, पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पावर में किसी के नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आप अपने माइंड में रखो। बाकी एक्स से नेगेटिव हो ही गया और यहां माइनस रखोगे तो ये पॉजिटिव बना लेगा। तो बच्चा ये तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, लेकिन मुझे चाहिए 0 से बड़ा, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। 2 और इनफाइनाइट के मध्य में 3 होता है, क्या होता है, 3, 3 4 5 6, तो 3 को रखते हैं तो ये 3 हो गया, लेकिन 2 माइनस का 3, ये भी माइनस का 1 आया, यानी ये भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो इसको भी इकट्ठा करो। 0 से लेके 2 के मध्य में 1 होता है, एक, एक लिखोगे एक लिखोगे तो ये 1 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा 1, बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये ले नहीं सकते क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, और नेगेटिव वाला नंबर हम ले नहीं सकते। समझ गए भाई बात। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ओके, चलो। अगर किसी को दिक्कत हो रही तो वो ऐसे भी देख सकता है, x इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर में 0, एक बार ये लिख दो और एक बार लिख दो 2 माइनस में x ग्रेटर देन टू 0। एक काम ऐसे करो, लो, यहां x को उधर ले जाओगे, x उधर गया तो बॉर्डर चेंज, ये तो x का मान 2 से छोटा हो गया। यहां पर आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, क्योंकि इसको हमने खत्म कर दिया। तो दो मान निकाले, x को निकालना है तो e की बार माइनस ऑफ x 0 के साथ में खत्म कर दो, तो x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो यहां पर आंसर आ गया। तो अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हो तो यही है, या दूसरा तरीका मैंने बता दिया, ऑप्शन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। समझ गए बात। चलिए बढ़िया, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन है वो आप करोगे, बाकी कल की क्लास में हम लोग इसको प्रॉपर लेके जाएंगे जहां पर पी वाई क्यू भी है, क्योंकि अभी हमारे पास में ना, हाँ ये टाइप नहीं है, क्योंकि आपने बोला था ना कि हैंड रिटन करो, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है भाई। तो क्वेश्चन आपके पास में ये है कि यदि एफ एक्स बराबर में 10x माइनस में x है तो ये फलन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीजिंग करेगा, ऑप्शन नंबर बी, या ये डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर सी नेवर इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी सम टाइम इंक्रीज। कभी कभी ये इंक्रीज करेगा और कभी कभी ये डिक्रीज करेगा, सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम इंक्रीज, सम टाइम डिक्रीज, डिक्रीजिंग। बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये होमवर्क में यहां से चालू है, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया, एक और प्रश्न है इसी का। y बराबर में x की पावर में x का चरम बिंदु क्या है, का चरम बिंदु, चरम बिंदु का मतलब है, चरम बिंदु का मतलब है, चरम बिंदु का मतलब है किस पॉइंट पर ये बहुत बड़ा मान देता है, चरम बिंदु क्या है, चरम बिंदु क्या है, यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, या एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ, एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर में x। ऑप्शन लिख दो, ऑप्शन है ई, ऑप्शन नंबर बी ई की पावर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी माइनस का 1।
तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है। बाकी कल तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क का प्रश्न है ये भी होमवर्क में है, ठीक है। इनके सॉल्यूशन जरूर देना बेटा, इनके सॉल्यूशन जरूर बताना है आपको, ठीक है भाई। राज कुशवाहा कुछ अभी आप भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग लगाओ, दिमाग जितना फेंकोगे शायद उतनी दूर तक जाएगा। नहीं फेंक पाओगे तो कोई बात नहीं है, मुझे तो बताना ही बताना है ना। बेटा अभी तो थोड़ा सिलेबस हो जाने दो ना, ऐसे मॉक थोड़ी ना मिल पाएंगे, हम कैसे आपको झूठी दिलासा देंगे कि हाँ भैया मॉक मिल जाएंगे, अभी अभी तो नहीं मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है। अभी सिलेबस पे हमें लगभग पकड़ होनी चाहिए 70%, तब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, नमस्कार, राधे राधे, मुलाकात करेंगे कल फिर अपने इसी समय पर। टॉपिक यही होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन संडे को और तैयार रहना है। संडे को वन शॉट क्लास है और एकदम जोरदार तरीके से एकदम तहलका मचाना है। वन शॉट क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर आप एक ही क्लास में कुछ छोटी और बड़ी चीजें दोनों सीख जाओगे, ठीक है भैया। चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू।